वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम मैटर इन आवर सराउंडिंग के कुछ और एक्सरसाइज के बारे में पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपको कहा था कि आप खुद करेंगे और आपने कर भी लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। नेप्थलीन बॉल डिसअपियर्स विद टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड। यानी कि जो नेप्थलीन बॉल्स होती हैं, आपने टॉयलेट्स वगैरह की सीट पे रखी देखी होंगी, वाइट कलर की बॉल्स होती हैं, वो डायरेक्ट कोई सॉलिड को छोड़े बगैर डायरेक्ट गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाती है, या आप ये कह सकते हैं कि गायब हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो बच्चों, यहाँ पे जो प्रोसेस लगता है वो प्रोसेस लगता है हमारे पास क्या? सब्लिमेशन। ठीक है, इनकी जो प्रॉपर्टी होती है, सब्लिमेट होने की प्रॉपर्टी होती है। अब सब्लिमेशन प्रॉपर्टी क्या होती है? कि जब हमारे पास कोई सॉलिड डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाता है, ओके, डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। अब ये गायब क्यों हो जाते हैं? क्योंकि इनका जो सब्लिमेशन है वो हमारे रूम टेम्परेचर पर ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इसीलिए ये रूम टेम्परेचर पर ही बिना इनको कुछ करे ये गायब होते जाती हैं धीरे धीरे। अब दूसरा सा एक एग्जाम्पल के तौर पे आप ये समझो कि जो हमारा कपूर होता है, ठीक है, अब कपूर जो होता है वो भी तो गायब हो जाता है, लेकिन वो कब गायब होता है? वो गायब होता है जलाने के बाद। ठीक है, क्योंकि जलाने से क्या होता है कि उसको हीट मिलती है और वो सब्लिमेट होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन इसके लिए हमारे रूम टेम्परेचर की हीट क्या होती है? इनफ होती है, वो उसी हीट को लेके गायब हो जाता है। अब ये देखते हैं बी पार्ट पे। वी कैन गेट द स्मेल ऑफ अ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। यानी हमें परफ्यूम की स्मेल जो होती है वो कुछ दूर से ही आ जाती है। ऐसा क्यों? तो हम ये कह सकते हैं कि जो स्मेल होती है किसकी? परफ्यूम की। परफ्यूम के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एयर में आसानी से डिफ्यूज हो जाते हैं, और जो चीज़ जितनी जल्दी डिफ्यूज होगी वो उतना ही जल्दी हमारे पास पहुंच सकती है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। तो ये सिंपल क्वेश्चन है। तो सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है गैसेज में। तीनों में गैस कौन सी है? देखो, सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है गैस में, फिर किस में? लिक्विड में थोड़ा ज़्यादा होता है, और फिर सबसे ज़्यादा किस में होता है? सॉलिड में। ओके, तो अब ये देखो हमारे पास तीनों चीज़ें कितने आसान करके दी है। ऑक्सीजन क्या है? गैस, तो सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसके बाद लिक्विड क्या है? वाटर, उससे ज़्यादा होगा। और शुगर क्या होता है हमारे पास? सॉलिड, यानी सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में होगा? शुगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस। बच्चों, इस क्वेश्चन को आप बड़े ध्यान से समझना। तो आपको मैं एक चीज़ बताने वाला हूँ कि आप ये जानते हो या नहीं जानते, तो जान लो कि वाटर का जो मेल्टिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस है। ठीक, यानी वाटर जो आता है यदि 0 डिग्री से कम होगा तो वो क्या होगा? सॉलिड। ओके, यदि वाटर हमारा 0 से ज़्यादा डिग्री टेम्परेचर पे है, लेकिन कब तक? 100 डिग्री सेल्सियस तक, तो ये किस फॉर्म में रहेगा? लिक्विड फॉर्म में रहेगा। और जब ये टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस को क्रॉस कर लेता है तो हम ये कह सकते हैं कि ये किस फॉर्म में आ जाएगा? गैसियस फॉर्म में आ जाएगा। तो अब आप एक बात बताओ, 25 डिग्री सेल्सियस 0 से 100 डिग्री के बीच में है, तो ये किस फॉर्म में रहेगा? लिक्विड। ओके, अब 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा? तो 0 डिग्री सेल्सियस बहुत खास है। क्यों? क्योंकि इस समय जो हमारा वाटर है वो सॉलिड स्टेट में भी रहेगा और लिक्विड स्टेट में भी रहेगा। अब किस चीज का अंतर रहेगा दोनों में? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का। सॉलिड में जो हीट होगी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होगी, लिक्विड में वो नहीं होगी। गैस में लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का अंतर्गत, क्योंकि देखो 100 डिग्री सेल्सियस पे ये लिक्विड फॉर्म भी रहेगा और गैसेस फॉर्म में भी
रहेगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर लिक्विड फॉर्म में भी रहता है और गैसेस फॉर्म में भी रहता है। आगे इसके बारे में एक और क्वेश्चन है जिसके बारे में हम और डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि यदि वो 0 डिग्री पे लिक्विड भी है और सॉलिड भी है तो दोनों में अंतर क्या है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि वाटर एट रूम टेम्परेचर इज लिक्विड। तो अब देखो, रूम टेम्परेचर की बात है तो हमारा जो जनरल रूम, इसका जो कोई आंसर है ये थोड़ा मेरे को ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। तुम ये सोचो कि आप ये लिखना वी नो जनरल रूम टेम्परेचर, GEN, जनरल मत लिखना, आइडियल लिख लेना, ठीक है। आइडियल रूम टेम्परेचर, आइडियल रूम टेम्परेचर इज इक्वल टू 25 डिग्री सेल्सियस। जो हमारा आइडियल रूम टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, 25 से लेके 30 के बीच में। आप ये लिखना कि वी नो आइडियल रूम टेम्परेचर इक्वल टू 25 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो जो हमारा आइडियल रूम टेम्परेचर हम क्या मान के चल सकते हैं, 25 डिग्री सेल्सियस। अब एट क्या लिखेंगे, एट 25 डिग्री सेल्सियस वाटर इज above its melting point. Okay, so it remains in liquid form. अब सेम केस है किसका, सेम केस है हमारे पास आयरन अलमीरा इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। अब देखो, आयरन का जो अपना मेल्टिंग पॉइंट होता है वो मेरे ख्याल से होता है 1538 डिग्री सेल्सियस। यानी 1538 डिग्री सेल्सियस पे जब आयरन आएगा तो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 2861 डिग्री सेल्सियस। तो देखो, इससे इसके टेम्परेचर के बीच में जो अपना आयरन होता है वो लिक्विड फॉर्म में होगा, इससे पहले क्या होगा, सॉलिड होगा, और इसके बाद क्या होगा, गैस में होगा। तो अपना रूम टेम्परेचर कहाँ पे आया भाई, 1538 से काफ़ी पहले होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि वी नो, वही सेम कि वी नो आइडियल रूम टेम्परेचर इज इक्वल टू 25 डिग्री सेल्सियस। सो एच iron is below its melting point at room temperature, so it is सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या कि वाई इज आइस एट 273 केल्विन मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। मतलब 273 केल्विन पर जो वाटर है वो इतनी ज़्यादा कूलिंग नहीं करेगा जितना कि आइस करता है। तो सबसे पहले बात मैं ये बता दूं, 273 केल्विन का मतलब क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस। यानी यदि हमारे पास जो आइस है यदि वो 0 डिग्री सेल्सियस पे रहे और हमारा जो वाटर रहे वो 0 डिग्री सेल्सियस पे रहे, तो ज़्यादा कूलिंग कौन करेगा, आइस करेगा। क्यों करेगा,
सपोज कि मेरे पास कोई एक सब्सटेंस है, इसको मुझे ठंडा करना है, तो मैंने इसके ऊपर पहले क्या रखा, आइस रखा। तो अब देखो यहां पे याद रखना लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। यानी कि अब पहले आइस क्या होगा, इससे हीट लेगा और किस फॉर्म में आएगा, पहले लिक्विड फॉर्म में। समझ गए ये बात। सबसे पहले आइस सब्सटेंस की हीट लेके लिक्विड फॉर्म में आएगा, यानी उसने पहले कौन सी एनर्जी एब्जॉर्ब करी, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइज फ्यूजन, ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब वो वाटर बन गया कितने डिग्री पे, पहले आइस था 0 डिग्री पे, अब वो 0 डिग्री टेम्परेचर वाला क्या बना, वाटर बना। अब ये 0 डिग्री वाला वाटर बन गया, अब ये दोबारा से और हीट एब्जॉर्ब करेगा, और हीट एब्जॉर्ब करने के बाद इसका टेम्परेचर क्या होना चालू हो जाएगा, इंक्रीज होना चालू हो जाएगा। ओके। अब लेकिन जो हमारा वाटर है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे पहले से ही वाटर है, यानी वो फालतू की एनर्जी थोड़ी लेगा, अब वो तो डायरेक्ट अपना वाटर से टेम्परेचर उसका इंक्रीज होना चालू हो जाएगा। तो हम एक लाइन में ये कह सकते हैं कि बिकॉज आइस एब्जॉर्ब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फॉर change in its state, that's why it is more efficient than water at 0 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, सेम इसी प्रिंसिपल पे है कि व्हाट प्रोड्यूस मोर सीवियर बर्न, बॉइलिंग वाटर और स्टीम, ज़्यादा कौन जलाएगा, बॉइलिंग वाटर जलाएगा या फिर स्टीम जलाएगी। तो इसका सीधा सिंपल आंसर है स्टीम हमें ज़्यादा जलाएगी। क्यों जलाएगी, वही लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, यानी 100 डिग्री सेल्सियस पे अपने पास वाटर भी था और गैस भी है, वाटर भी है और वेपर भी है, किस पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे। मगर एक खास बात क्या है इसमें कि वाटर में लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि जैसे हम और ज़्यादा हीट करेंगे, जो वाटर होगा 100 डिग्री पे वेपर में चेंज हुआ, तो जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होगी वो किस में होगी, वेपर में होगी, इसलिए इसमें ज़्यादा एनर्जी है, तो ये ज़्यादा जलाने की क्षमता रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सिंपल क्वेश्चन है, और अगेन मैं ये क्वेश्चन आपको नहीं बताऊंगा, आप लोग खुद करने की कोशिश करना, और सारे क्वेश्चन आंसर अपनी किसी कॉपी में या फेयर कॉपी में लिख लेना, ताकि बाद में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, हमारे लिए भी आसानी रहे और आपके लिए भी आसानी रहे। ओके, बाय।